आज से कुछ सालों पहले मैंने एक सपना देखा था जो कि था मुझे ना अपने उत्तर प्रदेश को बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करना था। पर तब उम्र में काफी छोटा होने की वजह से मैं अपने उस सपने को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरे उस सपने को पूरा करने का सही समय आ गया है। So from tomorrow I'm going to start a series called 30 Days in UP, where I will be going on a solo backpacking adventure all across UP for the next 30 days. Don't wait. The idea is to see our beautiful Uttar Pradesh and their beautiful peoples and much more. Your way. And I know. तो मिलते हैं कल से for the next 30 day of adventure 30 Days in UP सीरीज में। अपने 30 दिन के एडवेंचर से भरी हुई ट्रिप की शुरुआत करने से पहले एक सुबह समय पे उठ जाने के बावजूद भी मेरा बिस्तर छोड़ने का मन नहीं होता। अक्सर ऐसा ही होता है मेरे साथ जब कभी लंबे समय के लिए घर छोड़ के कहीं जाना हो। मन करता है थोड़ी देर और आराम कर लूं, थोड़ी देर और अपने छोटे से भतीजे के साथ खेल लूं। थोड़ी देर और घर में सबके साथ बैठ लूं। पर वो कहते हैं ना कि लाइफ आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही शुरू होती है, इसीलिए निकल पड़ा हूँ इस सफ़र पर मैं। मिलते हैं कल से आप सभी से अगले 30 दिन तक के लिए हमारी 30 डेज इन यूपी सीरीज में। अपने जब इस 30 दिन के उत्तर प्रदेश की सफ़र की बारी आई तो ना जाने क्यों ये इतिहास की सबसे पुरानी नगरी बनारस मुझे अपनी ओर खींच लाई। कुछ तो बात है शहर में, यहाँ जीवन और मृत्यु का अजीब मेल देखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ दशाश्वमेध घाट पे मंत्रोच्चारण और आरती के साथ जीवन का उत्सव मनाया जा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पे जीवन का अंत होते हुए भी देखा जा सकता है। ज्ञान की नगरी, मंदिरों की नगरी, घाटों का शहर, चाहे किसी भी नाम से इस शहर को बुलाओ, इसकी हर बात अनोखी है। इसकी हर गली में एक कहानी है, इसकी हवा में भी कहानी है, यहाँ बहती हुई गंगा मैया के पानी की भी एक कहानी है। इसलिए मेरे आने वाले कुछ दिन इस जादुई शहर में ही गुजरेंगे। बनारस के घाटों पे मेरे साथ ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। तो आज है बनारस में मेरा दूसरा दिन, इसीलिए सुबह जल्दी से तैयार होकर मैं निकल जाता हूँ काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे से और आराम से बाबा के दर्शन हो जाते हैं। और फिर गंगे मैया के चरण छू के आ जाता हूँ बनारस की फेमस पूरी सब्जी खाने के लिए, जो कि सच में यार बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रही थी। इसीलिए जल्दी से यहाँ की पूरी सब्जी को खत्म करके और एक रिक्शा करके बनारस की गलियों गलियों से होते हुए फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ 80 घाट, यहाँ की फेमस गंगा आरती देखने के लिए। और मेरे साथ साथ कई सारे लोग यहाँ पे घंटों से बैठे इंतजार कर रहे थे गंगा आरती के होने का। लेकिन जैसे ही गंगा आरती शुरू होती है वैसे ही बहुत जोरों का, सच में बहुत ही जोरों का पानी बरसने लगता है। इसीलिए जल्दी से भाग के मैं एक शेल्टर ढूंढता हूँ और उसमें खड़ा हो जाता हूँ। पर यार इस बारिश की वजह से हम सबकी गंगा आरती छूट गई, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे घंटों से बैठे इंतजार कर रहे थे। बनारस पहुंच के पिछले 2 दिनों में मैंने ना बनारस को बहुत अच्छे से घूम लिया था, इसीलिए आज बस मैं बनारस की गलियों में यूं ही घूम रहा होता हूं कि अचानक से मेरी नजर पड़ती है बनारस की मोस्ट फेमस ब्लू लस्सी शॉप पे, जो कि 96 ईयर से भी ज्यादा पुरानी है। और इनके मेन्यू में अवेलेबल है 100 प्रकार से भी ज्यादा प्रकार की लस्सियाँ, जिसमें से मिक्स फ्रूट लस्सी का ऑर्डर दे के मैं बैठ जाता हूँ अंदर, जहाँ पे मुझे दिखाई देता है यहाँ पर आए हुए इनके विजिटर्स की फोटोज। तो मैं भी अपनी ट्रिप का एक छोटा सा मार्क यहाँ पे छोड़ देता हूँ, बिकॉज मेरे पास मेरी कोई फोटो तो होती नहीं है। और इतने में ही बन के आ जाती है मेरी मिक्स फ्रूट लस्सी, जिसे जब मैं पहली बार खाता हूँ तब मेरे रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं, बिकॉज सच में यार ये लस्सी क्या ही लग रही थी भाई। इसीलिए आप जब कभी भी बनारस आए तो एक बार ब्लू लस्सी शॉप जरूर आइएगा।
बनारस की गलियों में यूं ही घूम रहा होता हूँ कि अचानक से मेरी नजर पड़ती है इस दरवाजे पे। थोड़ा गौर से इस दरवाजे को देखता हूँ तो पता चलता है ये कोई मामूली दरवाजा नहीं, ये तो एक मंदिर का दरवाजा है। तो फिर जल्दी से मंदिर के अंदर आता हूँ और फिर मेरे को पता चलता है कि ये कोई मामूली मंदिर नहीं है। इस मंदिर का नाम है चंद्रेश्वर महादेव, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग स्थित है उसको स्वयं चंद्रदेव ने खुद स्थापित करके लाखों वर्ष तक पूजा करी थी। और साथ में चंद्रदेव ने यहाँ पे एक कुएं का निर्माण भी कराया था जिसका नाम है चंद्रकूप। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको आपकी परछाई इस कुएं के जल में नहीं दिखती है तो आपकी मृत्यु 6 महीने के अंदर होने वाली है, और अगर आपकी परछाई इसके जल में दिख जाती है तो आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं। इसीलिए मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट और डर के साथ चढ़ जाता हूँ कुएं के ऊपर अपनी परछाई देखने के लिए। एंड लकीली भाई मेरी परछाई कुएं के अंदर दिख जाती है, यानी कि आगे आने वाले 6 महीने तक मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपने इस 30 दिन के उत्तर प्रदेश के सफर में बनारस में 5 से 6 दिन बिताने के बाद अब बारी थी अपने सफर में आगे बढ़ने की। अब वैसे तो मैंने प्लान कर रखा था कि बनारस के बाद मैं सीधा जाऊंगा सोनभद्र, बिकॉज सोनभद्र उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। लेकिन सोनभद्र में बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे वहां का प्लान कैंसिल करना पड़ता है, बिकॉज मुझे जहाँ जाना था वो जगह बरसात में बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। इसीलिए सोनभद्र का प्लान कैंसिल करके जल्दी से नया प्लान बना लेता हूँ मिर्जापुर जाने का, क्योंकि मिर्जापुर में भी बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं घूमने के लिए। इसीलिए जल्दी से बनारस से बस पकड़ के 2.5 घंटे का सफर करके फाइनली मैं पहुंच जाता हूं मिर्जापुर। अब वैसे तो आज से पहले मैंने मिर्जापुर को सिर्फ वेब सीरीज में देखा है जहां पे गाली गलौज और कट्टा दिखाया जाता है, पर शायद जैसा अब तक हम लोगों ने मिर्जापुर को देखा है वो असलियत में वैसा है नहीं। खैर ये चीज तो मुझे और आपको अब कल का दिन ही बताएगा कि असलियत में मिर्जापुर है कैसा, बिकॉज आज बहुत ही ज्यादा रात हो गई है। इसीलिए मिलते हैं आप सभी से कल। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने हमारी सीरीज में देखा कि बनारस में 5 दिन बिताने के बाद मैं आ जाता हूँ मिर्जापुर। और मैं मिर्जापुर इस वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के फेमस फॉल्स और यहाँ का विंध्याचल धाम घूमना था। तो जल्दी से अपने होटल के रूम में ताला लगा के मैं निकल जाता हूँ। रुको 1 मिनट, पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर कहीं आगे चलता हूँ। यहाँ के अंकल जी से कहता हूँ कि आपके पास जो कुछ भी हो वो आप ले आए। तो अंकल जी जल्दी से एक प्लेट में मेरे लिए जलेबी लगाते हैं और दूसरी प्लेट में ये पूरी सब्जी लगा के ले आते हैं। ये देखने में जितनी ज्यादा सुंदर और स्वादिष्ट लग रही है, विश्वास करिए उससे कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट थी। मैं ये सब आराम से बैठे खा ही रहा होता हूँ कि अंकल जी अचानक से एक छोटा सा समोसा ले आते हैं। तो मैं उस छोटे से समोसे को भी खाता हूँ, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। और जब मैं इतना सब खा के उनसे पूछता हूँ कि कितने रुपए हुए, तो वो पता मुझसे क्या बोलते हैं, 35 रुपए। और ये सुन के मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने इतना टेस्टी और इतना सब कुछ इतने सस्ते में तो कभी नहीं खाया था। खैर यही है हमारा अमेजिंग उत्तर प्रदेश। मिलते हैं आप सभी से फिर कल शाम 6 बजे। मिर्जापुर में सुबह अपनी पेट पूजा करने के बाद अब बारी आ गई थी मिर्जापुर को अच्छे से घूमने की। अब वैसे तो मिर्जापुर में बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर इनका मशहूर विंडम फॉल घूमने के लिए आया हूँ, जो कि मिर्जापुर शहर से कुछ 16 किलोमीटर दूर है। तो जल्दी से यहाँ से बस पकड़ के मैं निकल जाता हूँ विंडम फॉल्स के लिए, और फिर बस मुझे फॉल से 1 किलोमीटर दूर उतार देती है। और अब मुझे यहाँ से फॉल तक पैदल जाना होगा, जो कि बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत ही सुहाना है यार। वैसे क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कोई फॉल देखा है? अब देखो भाई, मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक कोई भी फॉल नहीं देखा, इसीलिए मैं विंडम फॉल को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसीलिए जब मैं यहाँ के फॉल को पहली बार देखता हूँ तब मेरे रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ आकर मुझे पता चलता है कि क्यों विंडम फॉल को उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल कहा जाता है। यहाँ की सुंदरता और शांति को बयां करने के लिए ये छोटा सा वीडियो काफी नहीं है, इसीलिए यहाँ का फुल वीडियो आ चुका है, जिसको आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, लिंक इन बायो। मिर्जापुर के विंडम फॉल्स को घूमने के बाद अब बारी आ गई थी विंध्याचल धाम जाने की, जो कि मिर्जापुर शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। और विंध्याचल धाम को 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बाकी सभी शक्तिपीठों में तो माता रानी के अलग अलग अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल ही एक ऐसा धाम है जहाँ पर माता रानी का कोई भी अंग नहीं गिरा था। यहाँ पर तो माता रानी स्वयं विराजमान है, जिन्हें माता विंध्यवासिनी कहा जाता है। और विंध्यवासिनी माता को ही श्री कृष्ण की इकलौती बहन भी कहा जाता है। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से 99.9% लोग नहीं जानते होंगे कि श्री कृष्ण की कोई बहन भी थी। इसीलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके पीछे की कहानी, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके यहाँ का फुल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप सभी को विंध्याचल धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। मिर्जापुर को 2 दिन अच्छे से घूमने के बाद अब बारी आ गई थी अपने इस सफर में आगे बढ़ने की। लेकिन उससे पहले मुझे मेरा सारा सामान भी तो पैक करना है, जो कि मैंने अपने होटल रूम में आराम से फैला रखा था पिछले 2 दिनों से। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ,
खैर जैसे तैसे करके अपना बैग पैक करके अपने होटल से चेकआउट करके एक ऑटो करके मैं पहुंच जाता हूं मिर्जापुर के बस अड्डे पे। लेकिन एक सेकंड, मैंने अभी तक आप लोगों को बताया तो है नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। तो मैं जा रहा हूं द संगम सिटी ऑफ इंडिया, प्रयागराज। प्रयागराज को सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की सबसे ज्यादा होली सिटी कहा जाता है, क्योंकि प्रयागराज में ही भारत देश की सबसे बड़ी 3 नदियों का मिलन होता है, जिनमें से गंगा, यमुना और गुप्त रूप से सरस्वती भी शामिल है। और तभी इन 3 नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम को देखने के लिए मैं प्रयागराज आ गया हूँ। फिलहाल इतने दिनों से नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग करने के बाद आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ, इसीलिए आज मैं अपने होटल रूम में आराम करूंगा और कल आप सभी को प्रयागराज घुमाने के लिए ले जाऊंगा। प्रयागराज के अपने होटल में पहुंच के फ्रेश हो ही रहा होता हूँ कि इतनी देर में अचानक से मेरे पेट में गुड़गुड़ी मचने लगती है, क्योंकि मैंने सुबह से लेके अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। इसीलिए सबसे पहले तो निकल जाता हूँ प्रयागराज की रोडों पर कुछ खाने के लिए, जहाँ मुझे ये छोटी सी दुकान मिलती है और मैं इनसे कहता हूँ आपके यहाँ जो भी सबसे ज्यादा बिकता हो आप वो मुझे दे दीजिए। तो ये जल्दी से एक कचौड़ी फोड़ते हैं और उसके ऊपर सब्जी लगा के मुझे दे देते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा चटपटी और टेस्टी होती है। मैं यहाँ कुछ और चीजें खा ही रहा होता हूँ कि उतनी देर में रोड पर इस्कॉन की एक पद यात्रा निकलती है। थोड़ा पता करता हूँ तो पता चलता है कि पड़ोस में ही इस्कॉन का मंदिर है। और भाई आज से पहले कभी भी मैं कहीं के इस्कॉन मंदिर नहीं गया था, तो सोचता हूँ चलो आज इस्कॉन मंदिर चलते हैं। और अपने इस डिसीजन को मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन मानता हूँ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था अपनी ट्रिप को लेके कि आगे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। लेकिन यहाँ आके मेरे दिमाग की सारी टेंशन चली गई, जैसे कि मानो श्री कृष्ण ने मेरी सारी टेंशनों को हर लिया हो। देख रहे हो ना कैसे घोड़े बेच के सो रहा हूँ मैं। रुको एक सेकंड। वैसे बजा तो अभी सुबह का 5 भी नहीं है, लेकिन तब भी मुझे लेट हो गया है, क्योंकि मुझे आज सुबह 4 बजे ही संगम में स्नान करने के लिए निकल जाना था। पर कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। ऐसे जल्दी से अपना बैग टांग के और अपने रूम में ताला लगा के मैं निकल आता हूँ अपनी धर्मशाला से, और फिर जल्दी से ऑटो करके निकल जाता हूँ संगम के लिए। लेकिन ऑटो वाला संगम से 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार देता है, इसीलिए ऐसे खूबसूरत नजारों को देखते हुए मुझे संगम तक पैदल जाना होता है। और यहाँ पहुँच के नाव वाले से बार्गेनिंग करके निकल जाता हूँ संगम पे स्नान करने के लिए। और रास्ते में मुझे कई सारी साइबेरियन बर्ड्स भी दिखती हैं, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हर सर्दियों में प्रयागराज के संगम क्षेत्र में आती हैं। फिलहाल मैं भी त्रिवेणी संगम पहुंच चुका हूं, तो जल्दी से यहाँ पे कपड़े उतार के गंगा मैया का जयकारा लगा के उतर जाता हूँ गंगा मैया के अंदर और इस पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करता हूँ। फिलहाल आप यहाँ का फुल वीडियो नीचे दिए गए बॉक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के बाद अपनी नाव में बैठ वापस जा रहा होता हूँ कि उतनी देर में मेरी ही नाव में बैठे एक बूढ़े बाबा मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि तुम यहाँ प्रयागराज में अकेले कैसे और यहाँ आखिर करने क्या आए हो। तो तब मैं उन्हें अपने बारे में बताता हूँ, अपने YouTube चैनल के बारे में बताता हूँ और अपनी 30 डेज इन यूपी ट्रिप के बारे में बताता हूँ, जिसमें कि मैं अपने प्यारे उत्तर प्रदेश को 30 दिन के लिए अकेले एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ। और ये सब सुन के वो मेरे से बोलते हैं शाबाश, बहुत अच्छे। मेरा भी अपनी जवानी में कुछ ऐसा ही सपना था। मेरा भी बहुत घूमने का मन होता था, लेकिन कभी घूम ही नहीं पाया। वो तो कहो अब मेरा रिटायरमेंट हो गया है, तभी थोड़ा बहुत घूम पाता हूँ। अब मन तो बहुत होता है कि भारत का कोना कोना घूमूं, और पैसा भी है, लेकिन अब मेरा शरीर साथ नहीं देता। ये जिंदगी ना बहुत छोटी है, इसका कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, इसीलिए अपनी जिंदगी को जी खोल कर जीना चाहिए। हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा, तुम भी अपनी जिंदगी के साथ वही कर रहे हो, अपनी जिंदगी को जी खोल कर जी रहे हो। और बाबा की ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आपने कभी नेहरू परिवार का घर देखा है? नहीं देखा है तो चलिए मैं दिखाता हूँ। आनंद भवन, जो कि स्थित है प्रयागराज में। पहले के टाइम पे तो ये नेहरू परिवार का घर हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे भारत सरकार को दान में दे दिया था और उसके बाद इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, जिससे कि हम आम लोग भी जाके देख सकें कि नेहरू परिवार तब के समय में रहता कैसे था। यहाँ पर आज भी नेहरू परिवार द्वारा इस्तेमाल करी चीजों को सजो के रखा हुआ है। और अगर आप एंटीक चीजों को देखने के शौकीन है तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पुरानी और एंटीक चीजें रखी हुई हैं। और अगर आप नेहरू परिवार और कांग्रेस के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो भी ये जगह आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डिटेल्स में बता रखा है नेहरू परिवार और कांग्रेस के बारे में। और इस आनंद भवन के पीछे है स्वराज भवन, जहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। और इस भवन में आपको श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी चीज दिखेगी। इवन यहाँ पर उनके हनीमून तक की फोटो आपको देखने को मिलेगी। इसलिए भैया आप जब कभी भी प्रयागराज आएं तो इस जगह को तो घूमना बिल्कुल भी मत भूलें।
प्रयागराज को पिछले 2-3 दिनों में मैंने बहुत अच्छे से घूम लिया होता है कि तभी मुझे पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे। थोड़ा रिसर्च करता हूँ तो पता चलता है कि वो जगह यहाँ के चंद्रशेखर आजाद पार्क में है। तो क्या था भाई, जल्दी से अपना बैग उठा के निकल जाता हूँ और वहाँ पहुँच के 5 रुपए की टिकट लेके चला जाता हूँ पार्क के अंदर। और फिर ठीक मेरे सामने चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत बड़ी प्रतिमा दिखाई देती है और उनकी प्रतिमा के पीछे एक जामुन का पेड़ लगा हुआ होता है जहाँ पर भारत माता की एक तस्वीर भी रखी हुई होती है। और यही वो स्थान है जहाँ पर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब चंद्रशेखर आजाद जी की बंदूक में आखिरी गोली बजती है तो वो उस गोली से खुद की जान दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अंग्रेज उन्हें जीते जी पकड़ सके। शत नमन है हमारी भारत माता के ऐसे वीर पुत्र को जिसने अपने देश की खातिर अपनी जान निछावर कर दी। आज अपने इस ट्रिप को 16 दिन कंप्लीट करने के बाद और प्रयागराज में 3 से 4 दिन बिताने के बाद अब बारी आ गई थी अपने इस सफर में आगे बढ़ने की। लेकिन आज मेरे चेहरे का रंग कुछ उड़ा उड़ा सा है और मुझे अपनी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। शायद ऐसा इस वजह से हो सकता है कि आज से पहले मैंने कभी भी अकेले इतने लंबे समय तक के लिए ट्रैवल नहीं किया है। शायद इसी वजह से मेरी बॉडी बिल्कुल धराशायी हो गई है। और शायद नहीं बल्कि ऐसा ही है, थोड़ी देर में मुझे बहुत जोरों का फीवर आ जाता है। और अब बारी आ गई थी अपने बैग से उस चीज को निकालने की जो मैं नहीं चाहता था कि मुझे अपनी इस ट्रिप पे निकालनी पड़े, और वो चीज थी ये दवाइयाँ। खैर खाली पेट तो दवाइयाँ भी नहीं खा सकते, इसीलिए सबसे पहले तो बाहर जाके मैं अपने लिए लाता हूँ खाना और फिर बेमन इस खाने को खाता हूँ और उसके बाद दवाई खा के लेट जाता हूँ। और लेटते ही मेरी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। अब देखो यार, मुझे नहीं पता कि आगे ये ट्रिप कैसी जाएगी, आगे क्या होगा। मैं तो ये सब अब प्रभु श्री राम के भरोसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद अयोध्या ही जाना था। बुखार में पड़े पड़े कब दोपहर का 2 बज जाता है मुझे पता ही नहीं लगता। खैर थोड़ी सी हिम्मत बांध के उठता हूँ और अपने कपड़े पैक करने लगता हूँ, क्योंकि आज मुझे प्रयागराज से अयोध्या के लिए निकलना है। और मुझे बहुत जोरों का फीवर होने की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं अपने इस 30 किलो के बैग को उठाने में। खैर मैंने तो सब कुछ प्रभु श्री राम के भरोसे छोड़ दिया था, तो आखिर वो मेरे साथ बुरा कैसे हो देने सकते थे। तो राम जी की दया से जैसे तैसे करके प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पहुंच जाता हूँ और वहां से अयोध्या तक की जर्नल टिकट लेके प्लेटफॉर्म पे आके आराम से बैठ जाता हूँ, क्योंकि हमारी ट्रेन को आने में अभी कुछ समय था। तो आराम से कुछ देर बैठ के अपने देसी वुड के वुडन स्पीकर पे गाने सुनता हूँ कि इतनी देर में हमारी ट्रेन आ जाती है। तो जल्दी से अपनी ट्रेन में चढ़ जाता हूँ और जब ट्रेन चल पड़ती है तो बस यही सोचता हूँ कि कल रात से मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा था, लेकिन तब भी मैं जैसे तैसे करके आखिर इस ट्रेन में बैठ ही गया। यानी कि प्रभु श्री राम ने हमें अयोध्या बुला ही लिया। और इसी बात पे प्रेम से बोलो जय श्री राम। अयोध्या आने का मेरा बचपन से सपना था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि पहली बार अयोध्या मुझे इस हालत में जाना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन तब भी जैसे तैसे करके 8 घंटे का सफर काट के फाइनली रात के 12 बजे अयोध्या पहुंच जाता हूँ। और जो कुछ भी रास्ते में मिल जाता है उसे खा के रात में अपनी धर्मशाला चला जाता हूँ। और अगले दिन भी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, जिसकी वजह से मैं अयोध्या में कहीं पर भी दर्शन करने के लिए नहीं जा पाता। आज सुबह से मैं बस अपनी धर्मशाला में रुका हुआ हूँ, जो कि ऑलमोस्टली 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो आज आपको मैं इसी को अच्छे से दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले इनसे मिलिए। ये है विमल भैया, जिनकी ये धर्मशाला है और इस धर्मशाला का नाम है लखनऊ अयोध्या धर्मशाला। एंड ये धर्मशाला मुझे काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रही थी, एंड आप लोगों को भी हो रही होगी, क्योंकि आप में से भी ज्यादातर लोग कभी ना कभी ऐसे घर में जरूर रहे होंगे, फिर चाहे वो आपके गाँव पर का घर हो या आपकी नानी का घर हो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब कभी भी अयोध्या आए तो यहाँ रुककर अपनी पुरानी यादें जरूर ताजा करिएगा। अयोध्या पहुंच के पिछले 1.5 दिन से तो मैं बेड पे ही पड़ा था, बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। पर आज मुझे मेरी तबीयत सही लग रही है, तो आज हम अयोध्या घूमेंगे, वो भी विमल भैया के साथ। और हाँ, बिग थैंक्स टू विमल भैया, क्योंकि जब मेरी तबीयत खराब थी तब उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तो सबसे पहले तो अपनी धर्मशाला से निकलकर हम आ जाते हैं सरयू मैया में स्नान करने के लिए। सरयू मैया में स्नान करने के बाद और ऐसे फट से कपड़े बदलने के बाद एक ऑटो करके निकल जाता हूँ पूरी अयोध्या धाम के दर्शन करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हनुमानगढ़ी और फिर यहाँ के मशहूर खुरचन पेड़ों को प्रसाद में लेके चला जाता हूँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी तो इसी स्थान पे उन्होंने हनुमान जी को पूरे अवध की रक्षा करने के लिए कहा था, और ऐसा माना जाता है कि तब से लेके आज तक हनुमान जी यहीं पे विराजमान है। और कुछ समय पहले यहाँ पर आतंकवादियों ने बॉम्ब लगा दिया था, जिस
उसको एक बंदर ने डिफ्यूज कर दिया था। अगर आप इसके पीछे की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वीडियो को फुल देखें। क्या आपको अयोध्या के एक ऐसे मंदिर के बारे में पता है जहाँ पर आपको भर पेट मुफ्त खाना खाने को मिलेगा? इस मंदिर का नाम है अमावा राम मंदिर, जो कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से बिल्कुल पास में ही है। और यहाँ पर निशुल्क राम भक्तों के लिए 365 दिन भंडारा चलता है, जिसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेके 3:30 बजे तक है। और यहाँ के भंडारे का आनंद लेने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पर्ची कटानी पड़ती है, जिसमें बस आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स बतानी पड़ती है, और फिर आप भी सभी राम भक्तों के साथ मिलकर मंदिर के अंदर जाके भंडारे का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर एक बार में 500 से भी ज्यादा लोगों को भोजन कराया जाता है। और अगर आप इस मंदिर में कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का ये भंडारा पटना के मशहूर महावीर मंदिर के सौजन्य से हो रहा है। और यहाँ पर आपको ये सब भंडारे में मिलेगा: दाल, मीठी चटनी, कोफ्ते, आलू की सब्जी, दाल में देसी घी, पानी, चावल, खस्ता पूड़ी और साथ में फ्रायम्स भी। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि भंडारे में इतना सब कुछ तो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अमावा मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के बाद मंदिर की छत पे आया ही होता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरा बहुत सालों से सपना था अयोध्या आने का, श्री राम लला जन्मभूमि पे दर्शन करने का। मेरी थोड़ी सी अभी जीभ लड़खड़ा रही है, क्योंकि मेरे सामने एक ऐसी चीज़ है जिसे देख के मैं सच में मनमुग्ध हो गया हूँ। और अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा आप भी मनमुग्ध हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से जस्ट सामने बिल्कुल जो राम जी का मंदिर बन रहा है वो दिख रहा है। पहली बार दर्शन हुए भाई मंदिर के। तुम लोग मेरी खुशी तो देख ही सकते हो कितनी ज्यादा है भाई। इस समय मेरे चेहरे पे जितनी खुशी है, शायद उतनी ही खुशी हमारे देश के हर व्यक्ति के चेहरे पे होगी, क्योंकि हमारा ये मंदिर ऐसे ही नहीं बन रहा है। इस मंदिर के पीछे हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक निछावर करी है। कितना कुछ सहा है हमारे पूर्वजों ने, और आज उन्हीं की वजह से हमारा ये राम मंदिर बन पा रहा है। अब आखिर कैसे मैं अपनी दिल की बात इस छोटे से वीडियो में कह पाऊँ, इसीलिए अगर आप मेरा अयोध्या का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक इन बायो। अयोध्या को बहुत ही अच्छे से घूमने के बाद अब बारी आ गई थी अपने इस सफर में आगे बढ़ने की। पर जैसा कि आपको पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बल्कि अभी भी खराब ही है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि चलो भाई अब अपने घर हरदोई वापस चलते हैं, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़े। अब देखो यार, ट्रिप तो होती रहेंगी, अगर मैं सही रहूंगा तभी तो आगे चल के ट्रिप कर पाऊंगा। इसीलिए मैं सीधे अयोध्या से ट्रेन पकड़ के रात के 12 बजे पहुंच जाता हूँ लखनऊ, जहाँ पे मेरे साथ बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है। लखनऊ में लिटरली मेरे ऊपर 2 चोर हमला कर देते हैं। इसकी पूरी स्टोरी मैंने अपने YouTube चैनल पे बताई हुई है, तो आप वहां पे जाके उसे आराम से देख सकते हैं। और फिर अगले दिन सुबह लखनऊ से बस करके मैं आ जाता हूँ वापस अपने शहर हरदोई, अपने घर पे। इस ट्रिप से पहले मैं कभी भी इतने लंबे समय तक के लिए अपने घर से बाहर नहीं रहा था, और शायद इसी वजह से मुझे घर आके बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं तो स्वर्ग में आ गया। तो अब मैं अपने आप को और अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम दूंगा, और जब मेरी तबीयत फिर से सही हो जाएगी तब हम अपनी बची हुई सीरीज को पूरा करेंगे। अब तक तो उत्तर प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगहें आप लोगों को दिखा दी, लेकिन आज मैं आपको अपने शहर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे शहर का नाम हरदोई है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वैसे तो मेरा हरदोई शहर बहुत ही छोटा सा शहर है, शायद आप लोगों ने इससे पहले नाम भी ना सुना हो, लेकिन इस शहर के पीछे की कहानी बहुत ही बड़ी है। हरदोई ही वो शहर है जिस शहर से हिंदू धर्म को उनका सबसे बड़ा त्योहार मिला, जो कि है होली का त्योहार। आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी जरूर सुनी होगी। तो हरदोई ही वो शहर है जहाँ पे हिरण्यकश्यप राज किया करते थे। और हरदोई के श्रवण देवी शक्ति पीठ के पास आज भी वो स्थान मौजूद है जहाँ पर हिरण्यकश्यप की असुरी बहन, जिसका नाम होलिका था, वो अपने भतीजे यानी कि भक्त प्रहलाद को लेके अग्नि पे बैठ गई थी। लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति की वजह से उन्हें तो कुछ नहीं होता है, लेकिन होलिका उस अग्नि में जल के भस्म हो जाती है। और बस तभी से लेके पूरे विश्व में होली का त्योहार मनाना शुरू होता है। आज मैं आप सभी को हमारे भारत देश की हिडन स्पिरिचुअल कैपिटल में लेके जाने वाला हूँ, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। इस जगह का नाम है नैमिषारण्य धाम, जो कि सीतापुर और हरदोई जिले में फैला हुआ है। नैमिषारण्य को इस पूरे धरती लोक पे सबसे ज्यादा पावन स्थान माना गया है, और इसी वजह से इसको अष्टम बैकुंठ यानी कि 8वां बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। ये वही भूमि है जहाँ पर हजारों वर्ष तक मनु और शत्रुपा जी ने विष्णु जी की घंघोर तपस्या करी थी, और फिर आगे चल के त्रेता युग में उनको अपने पुत्र के
रूप में यानी कि प्रभु श्री राम के रूप में पाया था। और साथ में ये वही भूमि है जहाँ पर हिंदू धर्म के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भागवत, महाभारत, सत्यनारायण कथा की रचना हुई है। अब यहाँ के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, जो कि इस छोटे से वीडियो में बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए नैमिषारण्य धाम का मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आप सभी को यहाँ के बारे में छोटी से छोटी चीज बताई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो जरूर देखें। तो आज मैं अपने इस सफर में लखीमपुर खीरी के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम धरारा है वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरी मौसी जी का घर है और उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था। वैसे लखीमपुर जिला हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा सुंदर भी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क जो की है दुधवा नेशनल पार्क। और यहाँ पर शेर, चीते, बाघ तथा कई ऐसे जानवर भी हैं जो की विलुप्त होने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिनमें की किशनपुर सेंचुरी है और कदरनिया घाट सेंचुरी है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कुल मिला के मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सफारी करने में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने के लिए एंथुसियास्ट हैं तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। और ऐसी ही ना जाने कितनी सारे हिडन प्लेसेस हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जिनके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। अब भाई मैंने अपनी पूरी कोशिश की है सीरीज में कि मैं अपने उत्तर प्रदेश को आप लोगों को अच्छे से घुमाऊं, लेकिन अगर सच बताऊं तो इतना ज्यादा अच्छे से घूम लेने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैंने उत्तर प्रदेश को 1% भी नहीं घूमा। अब भाई क्या करूं, हमारा उत्तर प्रदेश है इतना ज्यादा सुंदर। अपने इस 30 दिन के यूपी के सफर में हमने महादेव की नगरी घूमी और प्रभु श्री राम की भी जन्मभूमि घूमी, लेकिन अभी हमारे प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि बची हुई है यानी कि मथुरा। तो आज मैं अपने घर से निकल रहा हूँ ब्रज की पवित्र भूमि के दर्शन करने के लिए। और हाँ, साथ में मेरा एक दोस्त भी जाने वाला है। तो सबसे पहले तो अपने शहर हरदोई से बस करके आ जाते हैं फर्रुखाबाद, और अब यहाँ से लेके मथुरा तक का सफर हम ट्रेन में करने वाले हैं। इसलिए आ जाता हूँ फर्रुखाबाद के रेलवे स्टेशन पे और वहाँ पे जल्दी से अपने लिए जनरल टिकट ले लेता हूँ। हाँ, जनरल टिकट, क्योंकि अपनी इस पूरी सीरीज में मैंने जनरल में ही ट्रैवल किया है। अब ट्रेन के जनरल डिब्बे में ट्रैवल करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि कभी कभी तो आपको ट्रेन का डिब्बा बिल्कुल खाली मिलता है, आप लेट के जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी सीन्स कुछ ऐसे होते हैं। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ लिटरली भाई इस बार तो ट्रेन में खड़े होने तक की जगह नहीं थी, लेकिन तब भी जैसे तैसे करके 7 घंटे का सफर काट के फाइनली रात के 3 बजे हम पहुंच जाते हैं मथुरा। मथुरा में मेरे साथ ऐसा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि कल पूरी रात ट्रेन में खड़े होके रात के 3 बजे मथुरा पहुंच जाता हूँ और फिर सुबह नहा धो के फ्रेश होके माथे पे टीका लगा के निकल जाता हूँ मथुरा को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। और मथुरा में सबसे पहले जाता हूँ कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए, जहाँ पर मेरे साथ छोटा सा कांड हो जाता है, यानी कि मेरे नए नवेले जूते चोरी हो जाते हैं, जो कि मैंने इसी ट्रिप के लिए खरीदे थे। अब जूते चोरी होने के बाद मुझे काफी दुख होता है, मेरा कुछ मन ही नहीं करता है घूमने का। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मैं कितनी पवित्र भूमि पे आया हूँ, यहाँ पर कई लोगों का आने का सपना होता है लेकिन तब भी आ नहीं पाते, और एक मैं हूँ जो यहाँ होने के बावजूद भी अपनी एक मटेरियलिस्टिक चीज चोरी होने का गम बना रहा हूँ। इसीलिए अपने गम को साइड करता हूँ और नंगे पैर ही यानी कि बिना जूते की ही पूरी मथुरा को बहुत ही अच्छे से घूमता हूँ। और हाँ, मथुरा, वृंदावन और बरसाना का फुल वीडियो भी आ चुका है, जिसे आप नीचे दिए गए सर्कल पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज मैं इतना ज्यादा खुश इस वजह से हूँ क्योंकि आज हम राधा रानी के घर जाने वाले हैं, यानी कि आज मैं अपने इस सफर में बरसाना धाम जा रहा हूँ। बरसाना ही वो स्थान है जहाँ पर हमारी लाडली जी छोटे पर से बड़ी हुई, और बरसाने में ही राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है श्री लाडली जी महाराज मंदिर। और इस मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको करीबन 300 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है और फिर आप राधा रानी के मंदिर में पहुँचते हैं, जिसको राधा रानी का घर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी अपने पूरे परिवार के साथ इसी स्थान पे रहा करती थी, और इस मंदिर की इतनी ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ से पूरे बरसाने का बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। खैर, राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ पूरे बरसाने की 3 किलोमीटर की परिक्रमा करने के लिए, जिसमें मैं पूरे बरसाने धाम को बहुत ही करीब से देख पाता हूँ और महसूस कर पाता हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं समय में 5,500 वर्ष पहले आ गया हूँ, क्योंकि बरसाना आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो राधा रानी के समय में हुआ होगा। और अगर आप भी बरसाने को करीब से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बॉक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हमारी 30 डेज इन यूपी ट्रिप का आखिरी दिन है और इसके आखिरी दिन मैं वृंदावन धाम में हूँ। अपने जिस सफर की शुरुआत मैंने महादेव की नगरी से करी थी, आज उसका अंत श्री कृष्ण की नगरी में होने जा रहा है। और वृंदावन धाम में मैं ज्यादा वीडियो नहीं शूट करता हूँ, मैं बस यहाँ के सभी मंदिरों में अच्छे से दर्शन करता हूँ और बस यही सोच रहा होता हूँ कि जब मैं इस ट्रिप के लिए घर से निकलने वाला था तब मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था कि मैं कहाँ रुकूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे घूमूंगा, क्योंकि इस ट्रिप से पहले मैंने कभी भी सोलो ट्रैवलिंग नहीं करी थी। इसीलिए घर से निकलते समय तो मैं काफी
ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन एक आज का दिन है जब मेरी पूरी ट्रिप होने को आई है। इसीलिए मैं बस आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसे प्लीज करें। हम जितना चीजों को टफ मान लेते हैं, एक्चुअली में वो उतनी होती नहीं है, बस अपनी राह पर निकलने की देरी होती है। और फिर देखिए आगे कैसे जादू चलता जाएगा और आखिर में आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। फिर चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, बस चल दो उसकी ओर और बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। अपने इस 30 दिन के यूपी के सफर की शुरुआत मैंने की बनारस से, जहां पर 5 से 6 दिन बिताकर उसका चप्पा चप्पा घूमकर मैं बढ़ चलता हूं मिर्जापुर की तरफ और वहां का फेमस विंडम फॉल घूम के आ जाता हूं विंध्याचल धाम माता विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए। फिर मिर्जापुर के वर्ल्ड फेमस घाट को घूमने के बाद आ जाता हूं द होलिएस्ट सिटी ऑफ इंडिया प्रयागराज और वहां संगम में स्नान करके प्रयागराज को अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ और फिर आगे बढ़ चलता हूँ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में और फिर वहां पर राम मंदिर के दर्शन करने के बाद पूरी अयोध्या धाम के दर्शन करता हूँ और फिर आ जाता हूँ भारत की हिडन स्पिरिचुअल कैपिटल यानी कि नैमिषारण्य और मिश्रिक में। फिर उधर से लखीमपुर खीरी की नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए प्रभु श्री कृष्ण की नगरी मथुरा आ जाता हूँ और फिर मथुरा से बरसाना, बरसाना से नंदगांव, नंदगांव से वृंदावन को अच्छे से घूम के अपने घर वापस हरदोई आ जाता हूँ। अपने इस 30 दिन के सफर में मैंने स्पेंड करे कुल मिलाकर 8,121 रुपए और इस जर्नी का फुल कंपाइलेशन वीडियो भी आ गया है, जिसमें डे 1 से डे 30 तक की जर्नी आप एक बार में ही देख सकते हैं। और इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।